बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ और आज दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि बादल ही बादल खिड़की में से नज़र आए और बाहर निकलते ही बारिश, और बारिश के बाद कुछ अजीब सी सूरत हाल ये थी कि जैसे ही मैंने ऑफिस के लिए रास्ता पकड़ा, आधे रास्ते में पहुँचते ही बारिश एकदम से गुम भी हो गई और तेज़ धूप देखने को मिली। जहाँ बारिश हुई वहाँ तेज़ बारिश हुई और जहाँ पर धूप है वहाँ पर बादलों का नामो निशान नहीं था। खैर, ये मौसम का उतार चढ़ाव, कुछ अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे भी आपको देखने को मिलते हैं और पता चलता है कि अल्लाह ताला जब चाहता है, जो चाहता है कर सकता है। तो मैं सारे रास्ते यही सोचती आ रही थी कि वाकई कोई ऐसी हस्ती है जो कि ये कमाल रखती है कि जब भी, जहाँ भी, जो भी चाहे खुदा की ज़ात कर सकती है। तो ये चीज़ें कभी आप खुद भी देखिएगा, सोचिएगा, बिल्कुल ही आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं और आपको पता चलता है कि ऊपर कोई ऐसी हस्ती बैठी हुई है जो जब चाहे, जो चाहे कर सकती है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल हो, जब भी कोई परेशानी हो, अल्लाह ताला पे ईमान रखें। अल्लाह ताला हर तरह से आपकी मदद करता है, हर मुश्किल वक्त से आपको बाहर भी निकाल देता है। और अगर आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा, थोड़े से इंतज़ार के बाद अच्छा वक्त भी आ जाता है। तो अल्लाह ताला ज़रूर अपने बंदे का ख़ास ख्याल रखता है, उस पर रहमत रखता है। कुछ मौजूदा सूरत हाल की हम बात कर लेते हैं जी। शहर में कोरोना और डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं। कल हमने स्पेशल शो किया था डेंगू की सूरत हाल पर। आज अभी जो हमारे पास कोविड की अपडेट आई है वो भी शेयर कर देते हैं जी। मुख्तलिफ वायरस 11 कीमती ज़िंदगियाँ निगल चुका है, 439 नए केसेस आए हैं और इसके साथ साथ पॉजिटिविटी रेशो, जिसको हम मुस्बत केसेस की शरह कहते हैं, वो 7.2% रिकॉर्ड की गई है जी। तो ये है जी मौजूदा सूरत हाल। और कल हमें कमिश्नर साहब खासे एक्टिव नज़र आए डेंगू सर्वेलेंस के हवाले से। शहर में जगह जगह कार्रवाइयाँ जारी हैं और डेंगू सर्वेलेंस की जा रही है और अब हम देख सकते हैं कि ये सर्वेलेंस कुछ तेज़ होती नज़र आ रही है। अलबत्ता कल हमारे ही प्रोग्राम में आखिर क्यों में आपने देखा कि किस तरह से जो डेंगू स्क्वाड के लिए गाड़ियां रखी गई थी उनका हाल किया है। यहाँ पर ये सूरत हाल रहती है जी, माले मुफ्त दिले बेरहम, आज कुछ नहीं करना तो जो सामान है, चाहे उसको आग लग रही है, चाहे वो गल सड़ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। आगे चल के इस तमाम टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ शहर की अहम खबरें, अपने सेगमेंट्स, पोलियो मुहिम के हवाले से भी आज हमने गुफ्तगू करनी है कि पोलियो कितनी खतरनाक बीमारी है, आपके लिए कितना ज़रूरी है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना। आज इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर, बिजली ट्रांसफार्मर भी महंगे, टेंडर मनसूख, लेस्को का खर्च भी 14 करोड़ बढ़ गया। तीन अफराद ने होटल में लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रोजाना एक से जायद लाहौर ये कत्ल होने लगे। पुलिस रिकॉर्ड में कत्ल के हौलनाक इंकशाफात और पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 1000 से जायद पेशावर बेकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जी। तो ये टॉप स्टोरीज हैं जी। हम टॉप स्टोरीज तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ मैं अपने बाल ठीक कर लूँ जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। खैर, ये तो था जी मजाक। हमने टॉप स्टोरीज भी डिस्कस करनी है। मौसम कैसे हम भूल सकते हैं, तो आज के मौसम की सूरत हाल हम जान लेते हैं। यहाँ इस इलाके में, टाउनशिप के इलाके में उस तरह से बारिश नहीं हुई है जिस तरह से शहर के दूसरे इलाकों में बारिश हुई है। वाटर पाउंडिंग भी है मुख्तलिफ जगहों पर। अभी मैं टिकर भी देख रही थी किस इलाके में कितनी बारिश हुई, वो आपके साथ तो हमारा न्यूज़ डिपार्टमेंट शेयर करता ही रहता है। खैर, अभी हम चलते हैं फातिमा की तरफ। साथी एंकर हैं जो कि इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मौसम कैसा है। फातिमा, बताइएगा मौसम इस वक्त कैसा है? यहाँ टाउनशिप में बारिश तो नहीं हुई लेकिन बादल नजर आ रहे हैं, मौसम क्या खुशगवार है?
मौसम खासा खुशगवार हो गया है और पिछले 3-4 दिन से जो एक हब्स का सिलसिला हम लोग देख रहे थे उसमें काफ़ी हद तक आज सुबह से कमी आई है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है और जहाँ पर बारिश नहीं भी हो रही वहाँ पर काले बादल आए हुए और जमकर बरसने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि मौसम का हाल बताने वाले कह रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिन में मज़ीद बारिशों का भी इम्कान है और इस बार बारिशों का जो ये स्पेल आएगा उसके बाद बहुत हद तक उम्मीद की जा रही है कि गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा और सर्दियाँ जो हैं वो बिल आखिर आ जाएंगी। इससे कबल जब अभी बारिश हुई थी पिछले हफ्ते जो बारिशों का एक सिलसिला आया था उसमें हमने देखा था कि उसके बाद बारिशें हुई, मौसम काफ़ी हद तक ठंडा हो गया, पारा भी नीचे आ गया, लेकिन उसके बाद एकदम से हब्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। लेकिन आज सुबह से ही ठंडी ठार हवाएं ने शहर लाहौर का रुख कर लिया है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से पारा काफ़ी नीचे आ चुका है और मौसम खासा खुशगवार है। अच्छा, मौसम खासा खुशगवार है। फातिमा, आपके पीछे मैं देख रही हूँ ग्रीनरी, पौधे जो हैं वो इस वक्त हिलते जुलते नजर आ रहे हैं, हवा में झूमते नजर आ रहे हैं। यानी जिस तरह मौसम को हम लोग इंजॉय करते हैं, ये चरिंद परिंद और ये हरियाली भी इसी तरह से मौसम को इंजॉय करती है। तो मुझे अपने इर्द गिर्द वाला कुछ मंजर बताइएगा, किस तरह से आपको हर चीज़, मौसम खुशगवार हो, बारिश हो तो ये नज़ारे खुशनुमा से लगने लग जाते हैं। ऐसी ही बात है और देखिए ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि जब अल्लाह की जानिब से मौसम खूबसूरत किया जाता है और अब्र रहमत बरसती है तो ये अल्लाह की जानिब से की गई रहमत होती है जिसके बायस दिल का मौसम भी खुशगवार हो जाता है। और शहर लाहौर के जो बासी हैं उनको तो वैसे भी बहाना चाहिए होता है कि मौसम खुशगवार हो और वो घूमें, इंजॉय करें। तो ख़ासी खूबसूरती इस वक्त शहर में दिखाई दे जा रही है और वैसे भी लाहौर को तो कहा ही बागों का शहर कहा जाता है। इस वजह से जो ग्रीनरी है वो भी मज़ीद निखर के सामने आ गई है। खूबसूरत बारिश के कतरों से काफ़ी हद तक मौसम जो है वो खूबसूरत तो हो चुका है लेकिन नज़ारे भी ज़्यादा प्यारे हो गए। जी, नज़ारे भी खूबसूरत हो गए हैं और ये कुदरती नज़ारे बारिश से जब खिल जाते हैं तो वाकई खूबसूरती का एक मंजर पेश करते हैं। और फातिमा से हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि अपने स्टूडियो से बाहर आके हमें कुछ बाहर मौसम का हाल बताएं, तो फातिमा ने तो कहा कि मौसम के साथ साथ जब मौसम खुशगवार होता है तो जी दिल भी खुशगवार हो जाता है और ये वाकई हमें नेचर है। अल्लाह ताला की रहमत जब बरसती है तो चेहरे पे आपका मुस्कुराहट भी आ जाती है। और इस खुशगवार मौसम में जी हम चाय के शौकीन अफराद चाय को अच्छी तरह एंजॉय करते हैं। राव साहब, जितनी देर हम चाय बीपर कर रहे थे, चाय ही एंजॉय कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। बारिश हुई है आपके इलाके में? बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, ख़ासतौर पर शुमाली लाहौर की अगर बात करें, लक्ष्मी चौक, GOR का एरिया, इसी तरह से गुलशन रावी, समनाबाद, बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश थी। वो बिल्कुल अब बारिश जाते जाते जो गरज चमक के साथ हमने देखा है कि आज बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश जो हुई है। जो स्पेल था वो इतना प्रोलॉन्ग नहीं था, लेकिन जितनी देर भी हुई है 15 या 20 या 25 मिनट तो टका के बारिश हुई है। अगर आप कहें मूसलाधार बारिश तो वो मनाज़र हैं। अभी मुख्तलिफ इलाकों में, फतेहगढ़ और धर्मपुरा, इस तरह के इलाकों में गड़ी शाहू से जो दोस्त हमारे ऑफिस की तरफ आ भी रहे थे, बता भी रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो वाटर पॉन्डिंग है वो देखने को मिली है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड थी ये बारिश और एकदम से हुई है और फिर शहर के सिर्फ एक हिस्से में हुई है। अब जो ही आप गुलबर्ग में अच्छा खासा पानी जमा है। एग्जैक्टली, जो ही गुलबर्ग, मॉल टाउन और ये टाउनशिप के एरियाज़ में आप आएंगे, जोहर टाउन के एरिया में आएंगे तो आपको बारिश यहाँ ऐसी लगेगा जैसे बिल्कुल नॉर्मल सी है, लेकिन वहाँ पर बारिश अच्छी खासी हुई है। पानी वाला तालाब, गुलशन रावी और लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा, एग्जैक्टली शुमाली लाहौर में सबसे ज़्यादा जो बारिश है मिलीमीटर के हवाले से, जो वासा की जानिब से चार्ट भी जारी किया जाता है कि कितनी बारिश कहाँ हुई, हाँ, वो भी बताया गया है। तो अब ऑब्वियसली मौसम जो है वो जब खुशगवार होता है तो फिर ये जो अच्छे तासुरात हैं वो भी छोड़ता है और चरिंद परिंद महकते हुए नजर आते हैं हर जगह पर। यही नहीं कि सिर्फ जो टाउनशिप का एरिया, यही नहीं, हर जगह पे इसी तरह। और महसूर कुन एक एहसास, अब मौसम चूंकि करवट भी ले रहा है तो ये भी एक पहलू है। अब सर्दियाँ, लेकिन इस बदलते मौसम में जी अपना खास ख्याल रखिए और डेंगू का खतरा भी है। हम लोग बिल्कुल नहीं ध्यान रखते हैं कि हमने किस तरह से अपने इर्द गिर्द वाले माहौल को जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करनी है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं इन चीज़ों को। आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। बिजली ट्रांसफार्मर भी महंगे, टेंडर मनसूख, लेस्को का खर्च भी 14 करोड़ बढ़ गया। हर तरफ जब खर्चे बढ़े हैं तो लेस्को ने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाएं, लेकिन ये पैसे हमारी जेबों से निकल रहे हैं। एग्जैक्टली, नहीं तो जो आटा, घी, चीनी, दालें
और जो अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होता है या फ्यूल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, तो वो क्या किसी और की जेब से जाते हैं? ये भी हमारी जेब से जाते हैं। राव साहब, ये हमारे खर्चे बढ़े। ऑब्वियसली अब चूंकि हर तरफ महंगाई का दौरा है, तो फिर इस बहती गंगा में जो ट्रांसफार्मर्स बनाने वाली कंपनीज हैं उन्होंने भी हाथ धोने की कोशिश की है और पूरी कोशिश की है। यानी 14 करोड़ रुपए जो बजट है वो एक्सीड किया है, जिसकी वजह से अब टेंडर्स जो है वो मनसूख किए हैं और दोबारा नए टेंडर्स। लेकिन ये वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, तो ये मनसूख तो ज़रूर हुआ है, लेकिन इसी रेट पर आपको लेने भी पड़ेंगे ट्रांसफार्मर्स। अगर आप चाहते हैं कि बिजली शहरियों को बिला तातुल और जो वोल्टेज है वो पूरे देने हैं, तो फिर आपको ये कड़वा घूंट जो है वो पीना पड़ेगा। अब चलें जी, आपने कह दिया अगर आप चाहते हैं बिजली आपको मुतवातर मिले, वोल्टेज पूरे मिले, ऐसा कभी हुआ है? और ये ट्रांसफार्मर लगने के बाद, हमारी जेबों से पैसे निकलने के बाद आप गारंटी देते हैं कि ये हो जाएगा? नहीं, मैं कोई लेस्को चीफ थोड़ी हूँ, मैं गारंटी दूंगा। मुझे तो लेस्को का बड़ी अच्छी तरह से मुझे इल्म भी है और आए रोज़ नित नई स्टोरीज भी आती हैं, करप्शन के हवाले से भी आती हैं, फिर बिजली चोरी के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जाते। आपको याद नहीं है मीटर्स के हवाले से जो इजाफी बोझ था, वो वाली स्टोरी आपने डिस्कस की। और जो लेस्को है, बुनियादी तौर पर जब ये कंपनीज ये डिस्कोस बनाई गई थी, तो इनका यही था, फ़र्क यही था कि वापडा से इनको अलग करके वापडा की छतरी तले तो ये रहे, लेकिन शहरियों को, कंज्यूमर्स को बिजली की फराहमी जो बेहतर हो सके और जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो ना पड़े। लेकिन लेस्को के हवाले से तो दास्ताने हैं। अगर हम सिर्फ पिछले 10 साल शुरू करेंगे, पिछले 10 साल का डेटा, लेस्को का अपना डेटा जो है वो अगर आप उसको ले लें, तो बिजली चोरी के हवाले से, नादहिंदा के हवाले से, फिर जज़ा और सज़ा का कोई इसमें नहीं है। तो ये तो टेंडर्स की तो सिर्फ 14 करोड़ रुपए हैं जो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें ऑब्वियसली ये सर्विस डिलीवरी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये इकदाम किए जा रहे थे। अब ये करना तो आपको, जी हम दुआ गो हैं सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाए, हम ये करना तो आपको पड़ेंगे, पैसे तो देने ही देने हैं, लेकिन सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाए, सारिफीन का भी कुछ भला हो जाए। डॉलर की कीमत के हवाले से बात कर लेते हैं जी। डॉलर की फिर उड़ान, 54 पैसे महंगा, शरह सूद 7.25% कर दी गई। ताजिर रिलीफ के लिए दुहाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी खबर भी मैं ऐड कर लेती हूँ, टैक्स का सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद, ताजिरों ने 29 सितंबर को FBR के घेराव का ऐलान भी कर दिया है जी। ताजिर राइट पे है राव साहब? ये बहुत पहले का अनाउंस आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप की जानिब से ये अनाउंसमेंट की जा चुकी है और आपने डिफरेंट जो मौक़ों पे इस हवाले से सेमिनार्स का इनेकाद भी किया गया है। ताजर कन्वेंशन पार्कलैंड होटल लाहौर में नई मीर ग्रुप की जानिब से बुलवाया गया। उसके अलावा जो दीगर ताजर तंजीमें हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, ताकि जो गवर्नमेंट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं वो तंजीमें भी, जिनमें अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप लाहौर है, वकार अहमद मियाँ की जिसके चेयरमैन हैं, वो भी इसी तरह से माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन, सुहेल महमूद भट्ट राडो वाले, वो भी इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और हंगामी इजलास भी तलब किया है। और इससे कबल ही 29 की जो तारीख दे रखी है उसमें ताजर तंजीमें बुनियादी तौर पर तकसीम हैं, दड़ाबंदी का शिकार हैं। अगर ये चाहते हैं कि अपनी बात मनवाएं तो फिर इनको हुकूमत के कैंप से निकलकर ऑन मेरिट ग्राउंड अपनी बात को आगे बढ़ाना है। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर इसी तरह से ऑर्डिनेंस तो आ गया, फिर इसमें जो 300% प्रॉपर्टी टैक्सेस में इजाफा है, अभी वो मामला कमेटी ने 7 रोज़ में डिसाइड करना था, 7 रोज़ गुजर गए, लेकिन कमेटी ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। मासवा इसके कि तमाम जो लोग शोरो गोगा मचा रहे थे ताज़ा तंजीमों के, उनके साथ एक मीटिंग ज़रूर की है, एक कमेटी ज़रूर कॉन्स्टिट्यूट किया जिसके कन्वीनियर सूबाई वज़ीर ख़जाना है और उसमें एक्साइज जो मिनिस्टर एक्साइज हैं वो भी उसमें शामिल हैं, सेक्रेटरी एक्साइज शामिल हैं, ताजा तंजीमों के नुमाइंदे उसमें शामिल हैं। लेकिन उस हवाले से कोई अभी तक जो फाइनल एक हतमी जो नताइज हैं वो नहीं आ रहे, लेकिन वो मामला भी बीच में है। और अब उसके फौरी बाद ये ऑर्डिनेंस का मामला है जिस पर ताजर तंजीमों को हमने देखा है कि वो खासे बरहम हैं। ना सिर्फ वो
जो एंटी गवर्नमेंट स्टांस के साथ आगे बढ़ती हैं ताजा तंजीमें, बल्कि वो जो आए रोज़ आपको गवर्नर पंजाब के साथ, वज़ीर-ए-आला पंजाब के साथ मिलती नजर आएंगी, वो भी इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। अब देखिए सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस पर कोई फैसला नहीं हुआ और FBR के घिराव के हवाले से जो कि डेट दे रखी है, लेकिन अगर ताजा तंजीमें मुत्तहिद ना हुई तो फिर मुश्किल होगा इनको अपने मामलात मनवाना। अच्छा, देखिए एक आल पाकिस्तान एक पेज पे नहीं आ रहे, धड़ों में बटे हैं। देखिए लाहौर शहर में अगर हम तंजीमों की बात करें तो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप अलग है, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप अलग है, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ग्रुप अलग है, अंजुमन ताजरान कायदे आजम ग्रुप अलग है, अंजुमन ताजरान फ्रेंड्स ग्रुप अलग है। और ये सारी तंजीमें सोचें, अगर ये इनके पास मैन पावर भी है, स्ट्रेंथ भी है, अगर ये इकट्ठी हो तो अपने मामलात को आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि धड़ाबंदी का शिकार है। हर मार्केट में जो है वो इलेक्शन ही नहीं करवाए जाते, नई जो लीडरशिप है ट्रेडर्स की वो आ ही नहीं पाती। वही हर मार्केट में हमने देखा है कि 2-2, 3-3 तंजीमें हैं और खुद साख्ता 4 फ्लैक्सीज लगाई और सदर अपने आप को अनाउंस करवा लिया। और इसी तरह की सूरत हाल है। जब डेमोक्रेसी नहीं होगी ताजा तंजीमों में भी, तो फिर ताजर तकसीम ना होंगे तो और क्या होगा। जब तक नहीं, उस तरह से आपकी आवाज भी स्ट्रांग नहीं ना हो पाती कि आप और देखिए अब देखिए आपका सारा जो दारोमदार है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से है, और फिर दूसरा जो डॉलर की प्राइस है वो आए रोज बढ़ती चली जा रही है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे लगता है कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज शहर में है ही नहीं। अगर जो स्टेट बैंक है उसकी रेट नजर नहीं आती। माजी में भी हमने देखा जब डॉलर्स की कीमत में इस तरह से सट्टेबाजी का मरला शुरू हुआ तो FIA एक्टिव हुआ, तो फिर ये ब्रेक भी लगी थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर इसी तरह ही है। अब जो दीगर इश्यूज हैं जिनमें अब शरह सूद के हवाले से 7.25% पर उसको ले जाया गया है, यानी 0.25% बढ़ाया गया है शरह सूद को। उससे आपकी जो मईशत है, पहले ही कोविड-19 की वजह से सरवाइव करना मुश्किल हुआ है, आपको कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में 2 रोज बंद करना पड़ती है। अब देखिए अकेला नईम मीर जो है वो, या अकेला खालिद परवेज, अकेला अशरफ भट्टी, या अकेली जो कायदे आजम ग्रुप है अंजुमन ताजरान का, वकार अहमद मियां का, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स ग्रुप है आबिद मुश्ताक चौधरी का, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए जो मदर बॉडी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उसको साथ देना चाहिएगा। एक टेबल पे जब तक ये ताजा तंजीमें नहीं समझता कि ये अपने मामलात मनवा लेंगे। अब तो ऐलान कर दिया गया, अब ये वक्त ही बताएगा कि 29 सितंबर को क्या हिकमत अमली होगी ताजिरों की, किस तरह से नई मीर साहब जो है वो सामने आते हैं। हमने ब्रेक की तरफ जाना है। कल पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की बात करेंगे। 3 अफराद ने होटल में लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। कौन इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है। इस पर आते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जी मैं आपको बताती चलूँ खबर क्या है। 3 अफराद ने होटल में लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। एक के बाद ये एक अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं जो कि ऑब्वियसली मुआशरे में एक बहुत ही बुरा सा इम्पैक्ट आ रहा है। पुलिस की कार्रवाइयाँ इस मामले में जिस तरह से सख्त होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। इस वजह से ऐसे अवामिल हमें हर जगह दंदनाते नजर आ रहे हैं। क्यों राव साहब? देखिए, एक तो हम हर मामले में जो पुलिस है उसको हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं, माफी दे दे राव साहब प्लीज। और बहुत सारी कोताहियां हैं पुलिस में, ये नहीं है कि नहीं है। बहुत सारे मामलात खराब पुलिस की वजह से हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनमें उनको वैसे भी लपेट दिया जाता है और अखबारी खबरों में हम देखते हैं कि पुलिस ने कर दिया। जब वो वाक़या हुआ है जो ग्रेटर इकबाल पार्क वाला जो बड़ा मशहूर वाक़या, और उस पे उसके बाद से अब तक ये सीरीज़ ऑफ वाक़यात जो हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट्स होते चले जा रहे हैं। और अब इस टूल को जो है वो प्रोफेशनल जो लोग हैं, जिस तरह से ये स्टोरी हमारे सामने आई है, प्रोफेशनल लोग ऐसी
ख़बरों को मिसयूज़ करते हुए भी हमने देखे हैं कि अब इसमें हुआ क्या है कि एक खातून है, वो पेशावर डांसर है, उसको बुलवाया गया और उसके बाद कोई ज़ाहिर है लेन देन का मामला होगा और फौरी तौर पर 15 पर कॉल की और जो भी एक कहानी गढ़ी गई। ये 4 से 5 रोज़ में आप देखेंगे कि ये खातून जो है इसी तरह के वाक़यात हर रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। यही खातून नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल है, ये एक वाक़या सामने आ गया। तो 4 दिन बाद ये केस इस तरह का ख़त्म हो जाता है और कोई खबर नहीं आती। सही। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि मुकमका हो जाता है और जब पहले मुकमका नहीं हो पाता तो फिर ये केस प्रोलॉन्ग होता है, पुलिस के पास जाता है। पुलिस की मुदाखलत के बाद जिन पर ये इल्ज़ाम लगता है उनके और ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो ऐसे वाक़यात की हवाले से अगर हम बात करें तो एक तो इखलाकी पस्ती का चूँकि हम शिकार हैं, बिल्कुल आपने सही और इससे आगे बढ़ना होगा, आपको ये इल्ज़ाम तराशी से आगे बढ़ना होगा और आए रोज़ महज इल्ज़ाम पर आम अगर कोई शहरी जो है वो एप्लीकेशन दे तो उसकी तो सुनवाई नहीं होती, लेकिन इस तरह का कोई वाक़या जब भी आ जाता है तो फौरी तौर पर FIR दर्ज कर दी जाती है। कोई पूछगछ नहीं होती, कोई SP उस वक्त नहीं सुनता पार्टियों को, कोई किसी का लेन देन का मामला हो ना, पूरे एरिया को पता हो, पुलिस को पता हो, SP को पता हो, तो उस पर तारीख दे दी जाती है। और अगर कोई इस तरह का वाक़या आ जाए जो अखबार में रिपोर्ट हो जाए या TV पर रिपोर्ट हो जाए तो उस पर फिर पुलिस अपना फ़र्ज समझती है कि फौरी तौर पे हमने FIR देनी है, बाद में जो होगा देखी जाएगी। ये इसलिए ये केसेस 4 से 5 रोज़ चलते हैं और उसके बाद फिर इनका एंड यही होता है कि इखलाकी पस्ती की तरफ हम लोग जा रहे हैं। राव साहब, मुझे खबर को वाइंड अप करना है, ब्रेकिंग का कहा जा रहा है। तो जी, जहां पुलिस इस पे कार्रवाइयां कर रही है, तेज कार्रवाइयों की जरूरत है। अदरवाइज मुआशरे में, सोसाइटी में जिस तरह से हम देख रहे हैं ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। अभी एक आपको अहम खबर से आगाह करते चले, और रोजाना एक कत्ल, जाहिर है ये सवालिया निशान है, कत्ल की वारदातें होती क्यों हैं, इसके जो बैकग्राउंड मुहर्रकात हैं उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसाफ नहीं है मुआशरे में। जहाँ पर इंसाफ नहीं होगा तो फिर इंसाफ लेने के लिए खुद लोगों को अपना इसमें किरदार अदा करना पड़ता है। लेने के लिए कत्ल कर दें क्या? और देखिए अब मुझे बताएं कि सूबाई वज़ीर, जो सूबाई वज़ीर का भाई कत्ल हुआ, वो क्या उसके पीछे क्या स्टोरी थी सारी, क्या उसके पीछे जो मुहर्रकात थे क्या उनको जांचा गया? अब आगे की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, उनकी तफ्तीश से मुतल्लिक तो बात हो रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये गैर इखलाकी, गैर कानूनी ये काम है। बिल्कुल ऐसा काम अदालत पर आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो जुडिशल सिस्टम है उस पर भी तो बड़े सवालिया निशान है। जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो तफ्तीश है किसी भी केस की वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती है। 12-12, 14-14 साल लोग जेल में रहते हैं और उसके बाद पता चलता है उनकी बेल हो गई है इस बुनियाद पर कि कभी चलान में ये कमी है, जो पुलिस चलान जमा कराया गया उसमें फ़लाँ जो मसला है, और कभी तफ्तीश के मुख्तलिफ ज़ाविये जो देखते हैं उसमें कोताही बरती जाती है। तो 14-14 साल जेल में रहने के बाद कत्ल के जो मुलजिम हैं उनकी बेल होती हुई हमने देखी इसी शहर में। तो जब इस तरह से सोशल जस्टिस जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर ये वारदातें होती रहेंगी, कोई नहीं रोक सकेगा। जबकि जो दूसरा पहलू है लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ, डकैती, मुज़ाहमत की वारदातें, चोरी की वारदातें, वो है सवालिया निशान उन फोर्सेस पर जिन पर इतना ज़्यादा पैसा हम खर्च करते हैं, जिनका नाम है पीरू, जिनका नाम है डॉल्फिन। ये इनको रखा ही इसलिए गया है कि ये सर्विलेंस, आपने एंटी-राइड फोर्स बनाई, कहीं आपने पीरू फोर्स बनाई, जिनको शानदार गाड़ियां आपने दी। एंटी-राइड फोर्स जो है वो तो सिर्फ आपको जहां पर भी जो जलसे जुलूस होंगे या एहतजाज होगा वो तो वहां पर तो अपनी तरफ से वहां पर डिप्यूट की जाती है, वो बनाई ही एंटी-राइड फोर्स बनाई ही उसी लिए गई। लेकिन डॉल्फिन, पीरू, मुहाफिज, ये किस मर्ज की दुआएं हर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं डॉल्फिन का जत्था किसी जगह पर खड़ा होकर जो मोटरसाइकिल सवारों को रोक कर उनकी तलाशियां लेता नजर आएगा, कहीं कुछ, और सर्वेलेंस नहीं है, जिसकी वजह से डकैती की वारदातें रोज़ाना बढ़ रही हैं। ये तो कत्ल की वारदातें हैं जो सामने आ गई, जो रोज़नामचे में दर्ज हो गई,
और वो बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं जिनका अंदाज ही नहीं किया जाता। और अगर डकैती किसी के साथ हुई है तो फौरी तौर पर पुलिस की ये कोशिश होगी कि इसको चोरी में कन्वर्ट किया जाए और इसका चोरी का पर्चा जो है वो दर्ज हो। तो ये तो रवैया है। अब ऐसी सूरत हाल में एक अगर पुलिस स्टेशन में आप देखें तो पुलिस स्टेशन का जो SHO है उसको ये मैं मानने को तैयार ही नहीं कि उसको पता ना हो कि उसके इलाके में कौन क्या है और कहां पर क्या काम हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। ये यानी अगर SHO चाहे तो मजाल ही नहीं है किसी के जराइम हो सके। बहुत सारे SHOs ऐसे हैं जो जिस एरिया में भी डिप्यूट होते हैं फिर वहां पे अपना आप मनवाते भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर भी नजर आती है। लेकिन अक्सरियत जो है चूंकि 83 पुलिस स्टेशन हैं, कुछ चौकीज हैं, तो ये अगर 83 लोग आपके ये सही मानों में काम करें और सिर्फ सही मानों में ये काम नहीं करें, इनकी ज़रूरतों का भी सरकार ख्याल रखे, इनकी जो सैलरी पैकेज है उसको एनहांस किया जाए, इनकी जो फ्यूलिंग पेट्रोलिंग के अखराजात हैं उनको सरकार फराहम करे और उसके बाद इनसे नताइज ले। ये देखिए सिर्फ 83 लोग हैं शहर में, इनको अगर आप ये कहें कि वारदात किसी सूरत कबूल नहीं, देखिए हादसा तो फिर होते रहते हैं और वारदातों को कभी भी आप खत्म ये नहीं हो सकती, ये तो तरक्की याफ्ता ममालिक में खत्म नहीं हुई। लेकिन ये पुलिस तो अगर पुलिस की रिट हो, कानून की रिट हो, बर वक्त इंसाफ करे, पुलिस मौका पर इंसाफ करे। आपको पता है बहुत सारे केसेस ये पुलिस का जो कि नहीं है, राव साहब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो पुलिस स्टेशन की हद तक ही खत्म हो सकते हैं। जो कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया वो कहां पर है? कहीं भी नहीं है। एक SP थे SP सिविल लाइंस, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का एक सर्वे मुकम्मल किया, हर घर का डेटा इकट्ठा किया, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर वही की वही है कम्युनिटी। अच्छा जी, माजरत के साथ अगर ओवरऑल शहर की सूरत हाल देखें तो कानून नाम की चीज नजर नहीं आ रही, यहाँ जंगल का कानून नजर आ रहा है। किस वजह से है कि आप जो ये 83 लोग हैं इनको एम्पावर करें। अब कुछ इख्तियारात इनको दिए भी गए हैं कि ये कुछ इखराजात, चले जी इखराजात और ये इख्तियारात के बाद के हालात हम देख लेंगे। इनसे पूछा जाए जिनके इलाके में, देखिए अगर किसी के खानदानी दुश्मनी है तो मर्डर का केस सामने आता है तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जो वारदातें हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, उस पे तो फौरी कार्रवाई खवातीन को हरासा करने के वाकयात हो रहे हैं, जो पर्स छीनने के वाकयात हो रहे हैं, इनको कम से कम रोका जा सकता है। जुए के अड्डे चल रहे हैं, मनशियात फरोशी हो रही है, और ये सब इनको कुछ रोका ऑन जा सकता है और पुलिस को मालूम है। खैर राव साहब, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। पेशावर गदागरों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इस पर शानदार ऑपरेशन DIG ऑपरेशन साहब ने करवाया और उसके खातिर खां नताइज भी आए। तो आई मस्ट अप्रिशिएट, इसकी कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं, वो आपके साथ शेयर भी करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और खबर यह है, गुज़श्ता 9 रोज से जारी क्रैकडाउन में 1810 पेशावर बेकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बेकारी ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बाहर कहीं पे भी चले जाएं, बाजारों में, मार्केटों में, ट्रैफिक सिग्नल पर वबाले जान बन चुके हैं। ये बेकारी इतनी बड़ी तादाद में है। लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 1722 मुकदमात का इंदराज किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में 120 खातीन जबकि 1690 मर्द गदागर शामिल हैं। और इंतहाई अफसोस राव साहब तब होता है जब आप छोटे छोटे बच्चों की आड़ लेके तो जगह जगह रुक जाते हैं, बहुत ज्यादा अफसोस होता है। क्या कहेंगे? देखिए लाहौर शहर के तमाम जो सिग्नल्स हैं वहाँ पर अगर आप देखें तो सिग्नल्स को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। जो ही आप खड़े हुए गाड़ी की, कोई राइट से पकड़ आएगा, कोई लेफ्ट से आएगा, और एक पार्टी ऐसी होती है जो फटाफट स्क्रीन के ऊपर, जो गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर फौरी तौर पे वो सर्फ फेंकेंगे और वाइपर शुरू कर देंगे। यानी अगर आप घर से निकले हैं, कोई किसी कॉन्सेप्ट पे काम भी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ बुला देंगे एकदम से, इस तरह से। यानी वो पूरा एक अटैक है किसी भी आप सिग्नल पे जाएं। तो ये लाहौर पुलिस ने देर से ये शुरू किया, लेकिन ये अच्छा इकदाम किया। लेकिन सिर्फ बात यहाँ तक रुकने वाली नहीं है। बात यह है कि इनको तो आपने पकड़ लिया, लेकिन इनके पीछे जो पूरी जो खेप है, जो इनको इनके जो जिम्मेदारान हैं, जो इनको पहुंचाते हैं सिग्नल्स तक,
उनको पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। मैं बताऊं आपको कि मुख्तलिफ सिग्नल्स के बिल्कुल करीब अगर आप देखेंगे तो आपको कोई मोटरसाइकिल रिक्शा या वो लोडर रिक्शा खड़ा हुआ नज़र आएगा, उस पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और ये सारे लोग ये उस पर मौजूद होंगे। जो ही पुलिस आई तो फिर ये निकल भी जाते हैं, इनका ये तरीक़ेकार है। लेकिन इनको पकड़ कर आपको बहाली सेंटर्स में करना है, और अव्वल तो इन बच्चों को, जो बच्चे हों, इनको गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दे, क्योंकि वो किस मर्ज़ की दुआ है वहाँ पर उनके हवाले करें, ताकि ये तालीम इनकी मुकम्मल कराई जाए। हर हाल में इनको स्कूल्स में भेजा जाए, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पूरा एक सेक्रेटेरिएट आपके पास है, और तकरीबन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हर ज़िले में है, सिर्फ लाहौर की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ लाहौर को कर लें तो बड़ी बात है। ये दावे पहले बहुत मतबा हुए हैं कि जो बेगर्स अच्छा राव साहब, अभी आप ब्रेक में एक बात कर रहे थे कि इसका परमानेंट सोल्यूशन कोई होना चाहिए। इसका परमानेंट सोल्यूशन साहब ने ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है, खातिर खां नताइज भी मिले हैं। अब परमानेंट सोल्यूशन अगर होना चाहिए तो कोई सजेशन है आपके पास? देखिए आपने पनागाहें बनाई, पनागाहों में आपने सहूलत ये दी कि उसमें मुसाफिर रह सकते हैं, या इस तरह का कुछ सेगमेंट आप और बढ़ाएं जिसमें बेगर्स हाउस बनाएं पूरे, ताकि इनकी जरूरत पूरी हो। बुनियादी तौर पर तो मसला तो जरूरत का है ना। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि आप इन बेगर्स को अगर बेगर्स हाउस में रख भी देंगे तो ये वहां रहेंगे। राव साहब, इनको आदत पड़ चुकी होती है। आ जाके ये हैं तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा ना, इनको आपको अडॉप्ट करना है, और मुखय्यर हज़रात की मदद से जिस तरह से आपने पनागाहें चलाई हैं, इसी तरह से बेगर्स हाउस भी बना दें। कम से कम 5 तहसीलें हैं, 5 तहसीलों में बना दें, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो काम करने के लिए जाएं तो उनको जाने दिया जाए, अदरवाइज उनको बाहर भी ना जाने दिया जाए। ये है बुनियादी वजह। ये इनको आदत पड़ चुकी हुई है, और जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे आप जो देखते हैं, उनको भी फिर इसी काम पर ये लगाते हैं, क्योंकि ये आसान काम है। कुछ डिटेल्स हम शेयर कर लें। सीसीपीओ साहब भी इस पे बहुत मुतहरिक है। राव साहब, मैं कुछ डिटेल शेयर कर लूं। माजूरी का रूप धार कर भीख मांगने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, सीसीपीओ साहब की जानिब से कहा जा रहा है। गरीब होना जुर्म नहीं, मगर अपने आप को दूसरों के लिए मोहताज बनाना जुर्म है। ये बहुत अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पे कोई परमानेंट हल निकलना चाहिए और कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, ताकि इन लोगों को मुआशरे का जो एक गलत सा इम्पैक्ट जाता है, इसको कम से कम खत्म किया जाए। देखिए ना, इसमें बहुत सारे मुस्तहिक भी हैं लोग जो कुछ कर नहीं सकते, माजूर हैं। उनके लिए गवर्नमेंट को तो फौरी तौर पर इकदाम करने के, जो उनकी ज़रूरत हो। ऑब्वियसली उनकी ज़रूरत यही है, खाने पीने के अलावा और उनकी ज़रूरत क्या हो सकती है, और रिहाइश के अलावा उनकी ज़रूरत क्या हो सकती है। अगर उनको कंफर्ट रिहाइश मिल जाती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर आएंगे। उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। ऐसे इदारे मौजूद हैं जो काउंसलिंग कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर किसी सूरत भी बच्चों को तो गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर अडॉप्ट करे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लेके जाए, इन पेरेंट्स के हवाले ना करे, क्योंकि वापस अगर बच्चे इनके पास जाएंगे तो ये बच्चे फिर से भीख मांगते हुए नजर आएंगे। बच्चे मासूम हैं, उनको कुछ इल्म नहीं है, वो तो जो पेरेंट्स ने कहा वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको तो अगर नेक्स्ट जनरेशन को हमने बचाना है, ये तो उसके लिए फिर सरकार को बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। इनके तालीमी अखराजात को उठाना होगा फौरी तौर पे, हर सूरत में इनको स्कूल भेजना होगा। बहुत आगे निकल गए हैं, ये तो काम बहुत मुश्किल है। खैर, इनका खात्मा फिलहाल कर दिया जाए तो ये, अगर आप करना चाहें तो कोई भी काम जो है वो, अगर आप करना चाहें, ये आपने बिल्कुल, और ये तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। कितनी तादाद होगी? 500-600 हज़ार 2000, इससे ज्यादा नहीं है, ज्यादा ये है नहीं। चलिए जी, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है राव साहब, टाइम कम है। हमने ब्रेक के बाद न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। शायकीन क्रिकेट इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा अफसोस करते नजर आ रहे हैं, और ये रवैये भी ठीक नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं इस पर, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और खबर ये है जी, इंग्लिश टीम ने T20 वर्ल्ड कप से पहले 13 और 14 अक्टूबर को 2 T20 मैचेस पिंडी में खेलना थे। सीरीज मुलतवी की गई हैं। शायकीन क्रिकेट कल से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मुझे तो राव साहब का चेहरा भी उतरा हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि दुनिया क्रिकेट के
दुनिया के क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने माजी में बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड कायम किए हैं। देखिए रिकॉर्ड कायम किए हैं। अब अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तो जब सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने सिक्योरिटी को एनालाइज किया, उन्होंने गो अहेड दिया, तो फिर टीम्स यहाँ पहुंची ना। अब न्यूजीलैंड की टीम आई और एकदम से ये है फेक न्यूज़, फेक अलर्ट, फेक न्यूज़ पर आप वापस चले जाते हैं। और जो 5 आइज़ नामी कोई वेबसाइट है या कोई एक ग्रुप है 5 मुल्कों का इंटेलिजेंस का, उसकी रिकमेंडेशन पे ये सारा कुछ हुआ है। तो ये पॉलिटिसाइज किया गया है बुनियादी तौर पर क्रिकेट को पॉलिटिसाइज किया गया। और इसमें सबसे बड़ा जो हमने हाथ देखा है वो हमारे हमसाया मुल्क भारत का है। अब मुझे बताएं कि भारत में जो सूरत हाल है, 17 वहाँ पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उसके बावजूद दुनिया क्रिकेट की मुख्तलिफ टीम जो है वो वहाँ पर पहुँचती हैं। क्या ये दुनिया का दौरा मेयार नहीं है? और ये आईसीसी का टेस्ट केस है, इसमें आईसीसी को मुदाखलत करनी है। अगर थ्रेट था तो फिर बताएं किसकी जानिब से ये थ्रेट आया? कौन सी तंजीम आपको हरासा करने जा रही है या थ्रेट कर रही है कि आप पर हमला हो सकता है? वजूहात आपने बताई नहीं, बताया 3 मकामात पर हमला हो सकता है। और आपकी नज़र से यकीनन गुजरा होगा जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था, सदारती लेवल से बढ़कर और सिक्योरिटी क्या हो सकती है? तो ये सारा इसको पॉलिटिसाइज किया गया है। इसमें पाकिस्तान को एक मौक़िफ़ ज़रूर इख्तियार करना है। रमीज़ राजा का भी ये टेस्ट केस है, बिल्कुल न्यूट्रल मुकाम पर खेलने की किसी के साथ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यहाँ पर आके खेले तो ज़रूर, अदरवाइज न्यूट्रल मुकाम पर पाकिस्तान की सीरीज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का क्या कसूर है? उनको आपने पहले बाहर रखा। क्या पीएसएल में सारे लोग आए इंग्लैंड की जानिब से जो असूल पसंद मुल्क बनते हैं उनकी जानिब से इस तरह के फैसले, तो वो पूरी दुनिया को दिखा दिया ना कितने असूल पसंद है, पूरी दुनिया को दिखा दिया। हमें ये चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। खैर, पोलियो मुहिम के बारे में हमने बात करनी है। 5 रोजा पोलियो मुहिम शहर में चलाई जा रही है। 2 कतरे पोलियो के आपके बच्चों की जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं, हम नेक्स्ट सेगमेंट में गुफ्तगू करने वाले हैं। तो प्लीज आपने ताउन करना है इन टीमों के साथ और इन 2 कतरों की अहमियत अभी हम डिस्कस करेंगे। कहीं नहीं जाना। राव साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम पोलियो के 2 कतरों की अहमियत क्या है डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बारहा जिनकी वजह से ये पोलियो मुहिम जो कि चलाई जाती है नाकाम रह जाती है, क्योंकि पोलियो टीमों के साथ ताउन नहीं करते हैं, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, जिसकी वजह से इतनी मैस लेवल पर जो मुहिम चलाई जाती है उसके खातिर नताइज नहीं मिलते। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इन पोलियो टीमों के साथ ताउन कीजिए, क्योंकि हम सबका ख्वाब यही है कि हमने पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना है। अब ये पोलियो कितनी खतरनाक बीमारी है, ये 2 ड्रॉप्स आपके बच्चों की ज़िंदगी की हिफाजत किस तरह से यकीनी बना सकते हैं। ऑल्दो हम लोग इन 2 कतरों की अहमियत के बारे में एक्चुअली जानते भी नहीं हैं, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज ये 2 कतरे कितने अहम हैं आपके बच्चों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, ये जो पोलियो मुहिम चलाई जा रही है किन बुनियादों पर चलाई जा रही है? एक के बाद एक मुहिम हमने देखा कि बहुत कामयाब मुहिम भी चलाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो गैप रह जाता है उसको फिल कैसे किया जा रहा है। इस मुहिम को बाकी मुहिम से बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामिया और पोलियो प्रोग्राम जो लेकर चल रहे हैं लोग तमाम, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी जी, हमारे साथ डॉक्टर जाला नैयर मौजूद हैं, पंजाब पोलियो प्रोग्राम वायरस सर्विलेंस यूनिट से इनका ताल्लुक है। साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है, हेड ऑफ पंजाब पोलियो प्रोग्राम एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? थैंक यू। बहुत अच्छा जी, सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे लोग पोलियो की अहमियत ही नहीं, ये 2 ड्रॉप्स जिनकी हम बात कर रहे हैं इनकी अहमियत ही नहीं जानते, तो डॉक्टर साहब से आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या अहमियत है इन 2 ड्रॉप्स की? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिस तरह के आपने अपने इब्तदाई कलमात में ये हमारे सुनने वाले को बताया कि पोलियो बदकिस्मती से एक ऐसी बीमारी है कि जिसका उस तरीके से इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन बचाव बहुत ही अच्छे तरीके से मुमकिन है। और इसीलिए हम पिछले कई सालों से इन 2 कतरों की अहमियत पे ज़ोर दे रहे हैं। और पाकिस्तान
अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी कामयाबी के तकरीबन करीब पहुंच चुका है, बहुत करीब पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब, क्या पूरी जिंदगी की माजूरी वाकई इन 2 ड्रॉप्स को अगर नज़रअंदाज कर दें तो आपके बच्चे का नसीब बन जाती है? जी, ये चूँकि बुनियादी तौर पे ये वायरस है जो कि पट्ठों में और उसके साथ जो निज़ाम मुल्हिक होता है उसके अंदर आसाब का, उस पे हमलावर होता है और उसकी वजह से जो पट्ठों की कमज़ोरी के तौर पे ये बीमारी ज़ाहिर अच्छा होती जी, है। इन 2 ड्रॉप्स की अहमियत क्या है? अगर आप ये 2 ड्रॉप्स अपने बच्चों को नहीं पिलाते तो इसके नुकसानात क्या हैं? मैं डॉक्टर साहब को कहूँगी एक बार फिर से बता दें। डॉक्टर साहब, क्या नुकसान है अगर पोलियो के कतरे अपने बच्चों को लोग नहीं पिलाते तो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन कतरों को बार बार पिलाने की वजह यह है कि हम इस बीमारी को जड़ से इस मुल्क से ख़त्म करना चाह रहे हैं और हम तकरीबन उसके करीब पहुंच गए हैं। 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पूरे पाकिस्तान से अभी तक सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ है। इसका मतलब है तकरीबन 3 माह बाकी रह गए हैं, तो हम ऑलमोस्ट कामयाबी हमारी जो है यकीनी है, हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में कामयाब हो चुके हैं। अब हमें अपने अवाम का, अपने वालदैन का इस सिलसिले में ताउन दरकार है कि जैसा कि अभी डॉक्टर उजाला इस पर मज़ीद तफसीली रोशनी डालेंगी कि ये हम बार बार मुहिम इसलिए चलाते हैं कि वो चंद जगह जहाँ पे ये वायरस अभी भी मौजूद है वो हम इसका ख़ात्मा कर सकें। ये बिल्कुल बेज़रर है। मुतअद्दिद दफ़ा इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ औकात में ये अपने वालदैन को गारंटी फ्राहम की है कि ये 2 कतरे बार बार पीना ही हमारे बच्चों का, हमारी आइंदा नस्ल के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का किस किस्म की माजूरी का सामना हो सकता है? हम अपने अस्पताल में, चिल्ड्रन अस्पताल में शोबा अमराज दिमाग, असाब व पट्ठा में बाज़ दफ़ा इन बच्चों को देख रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे ये बच्चे पट्ठों की कमज़ोरी से रिपोर्ट हो रहे होते हैं और जैसा कि भी आपने फरमाया कि ये बीमारी का उस तरीके से इलाज मुमकिन नहीं होता। अगर पोलियो का वायरस बच्चों के पट्ठों को, आसाब को एक बार मुतासिर कर देता है तो उसके बाद फिर उस तरीके से कामयाबी से इलाज मुमकिन नहीं होता जितना कि हम इसका कतरे पिला के बचाव कर सकते हैं। इसलिए हम ज़्यादा जोर देते हैं कि जिस बीमारी में बचाव मुमकिन है उस बीमारी तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। डॉक्टर उजाला की तरफ मैं जाना चाहूँगी। डॉक्टर उजाला, बताइएगा, शहर में कामयाब मुहिम चलाई जाती है, खातिर खां नताइज समटाइम नहीं हासिल होते, आप उसकी क्या वजह समझती हैं? सबसे पहले तो देखें, जब हम पोलियो की मुहिम जो चलती है, अब जैसे 20 सितंबर से ये चल रही है, अगले 4 दिन चलेगी, उसके बाद 2 दिन टीमें जाती हैं घरों तक, तो कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे घर पे मौजूद नहीं होते, बच्चे सो रहे होते हैं, पेरेंट्स कह देते हैं स्कूल्स खुल गए हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, लेकिन स्कूल्स में भी टीम्स जाती हैं। अच्छा, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब टीम एक घर पे जा रही है, कभी ऐसा होता है टीम घर पे गई हुई है, बच्चा स्कूल गया हुआ है, जब स्कूल गई है तो बच्चा घर पे है, तो ऐसे बहुत से अवामिल हैं जिनकी वजह से मिस हो जाता है। अब पेरेंट्स से जो हमारी रिक्वेस्ट है कि जब टीम घर पे आए, अगर बच्चा सो रहा है या स्कूल गया हुआ है तो टीम को एग्जैक्टली सही टाइम बताए कि हमारा बच्चा इस टाइम पे वापस आएगा, क्योंकि टीम सुबह 7 बजे काम शुरू करती है। ठीक है, उसने 3-4 बजे तक काम करना है, उसके बाद वो सारा डाटा कंपाइल होता है, उसके बाद शाम डीसी मीटिंग तक चलती है, जो बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में रात 12-12 बजे तक चल रही होती है। तो जब भी जो बच्चा घर में नहीं है, एक ऑप्शन ये भी तो है कि आप नियरेस्ट किसी प्लेस पे कैंप्स वगैरह भी ऑब्वियसली लगाते होंगे। एग्जैक्टली, आपके जो घर के करीबी ईपीआई सेंटर है, बाजारों में टीमें फिर रही होती हैं, पीटीपी पॉइंट्स हैं, वहाँ पे टीमें मौजूद होती हैं, बसों के अड्डों पे, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल, सरकारी अस्पताल जितने भी ईपीआई सेंटर हैं सरकार के, हर सरकारी अस्पताल में ये मौजूद है ईपीआई सेंटर, वहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और वही बात के जैसे सर ने कहा कि अगर आप नहीं पिलाएंगे कतरे तो बच्चा माजूर हो जाएगा, टांगें, बाजू, चारों टांगें, और बहुत अगर सीरियस वायरस का अटैक हो तो डेथ हो जाती है। ठीक है, और हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी तरह नहीं उस माजूरी से बचा सकते। डॉक्टर साहब, ये माजूरी क्या पूरी जिंदगी के लिए फिर आपके बच्चे की किस्मत बन जाती है? जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये वायरस जो है वो आसाब में और उसके बाद पट्ठों पे असरअंदाज जब होता है तो उसमें अगर वो, जिस तरह की डॉक्टर उजाला कह रही हैं कि वो अगर वायरस शिद्दत के साथ असरअंदाज हो जाए तो फिर उस तरीके से बचाव मुमकिन नहीं होता। और उसके बाद गो के वर्जिश, फिजियोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, वो कुछ उसमें बेहतरी ज़रूर लाता है, लेकिन 100% जो है इलाज इस बीमारी का, पोलियो के वायरस का हमला अगर एक बार हो जाए तो मुमकिन नहीं हो पाता। इसीलिए हम बार बार 2 कतरे
हर बार हर बच्चा, इसका जो स्लोगन बनाया गया है महकमा सेहत की जानिब से, हम उस पर जोर दे रहे होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, लाहौर में आप कौन से पॉइंट ऐसे समझती हैं? हमने बार बार गुलशन रावी डिस्पोजल की बात की कि यहाँ से जो सीवरेज के नमूने, उसकी कोई ख़ास बात क्या है कि वहाँ से क्यों रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आते हैं? देखिए, एनवायरमेंटल सैम्पलिंग या सीवेज सैम्पलिंग, गंदे पानी से हम सैंपल लेते हैं। लाहौर में हमारे पास 3 ऐसी जगह हैं जहाँ से हम ये सैंपल ले रहे हैं। वक्त पहले तो पिछले साल तो सारी ही साइट्स पॉजिटिव आ रही थी। गुलशन रावी भी आ रहा था, मुल्तान रोड भी आ रहा था, आउटफॉल भी आ रहा था। उसके बाद ग्रेजुअली ये इस साल अभी तक पिछले 3 महीने से नहीं आया। लेकिन इसका ये नहीं है कि जी इस वक्त हम अपने आप को रिलैक्स कर दें कि जी ओके ये नहीं आ रहा। ये वो टाइम है कि वायरस फाइट कर रहा है कि उसने ज़िंदा रहना है, और हम फाइट कर रहे हैं कि उसे हमने कम्प्लीटली ख़त्म करना है। तो जितने भी पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं ना, वहाँ पे जिधर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, वहाँ वायरस को मौका मिल जाता है फलने फूलने का। तो इसलिए गुलशन रावी या जितनी भी हमारी ड्रेन्स हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत थिक है। तो इकलौता तरीका वही है कि अपने बच्चे को कतरे पिलाएं। अगर घर पे नहीं है तो सेंटर ले जाके पिलाएं, हस्पताल से पिलाएं, बट मेक श्योर कि उसको पैदा होते ही 0 डोज, जो मतलब हम कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर दे दें। ठीक है। उसके बाद हिफाजती टीके जब लग रहे हैं उसके 7 कतरे मिलते हैं। फिर पोलियो का वैक्सीन लगता है। जब बच्चा 14 हफ्ते का होता है तो उस वक्त पहली डोज लगती है IPV की। फिर उसके बाद जब वो 9 महीने का होगा तो दूसरी डोज लगेगी। और ये सारे जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक बहुत अहम चीज़ मेरे माइंड में आई है। ये चीज़ें हम अभी तो अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं, और आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों तक आई होप कि इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। जिन लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती, हमने किस तरह लोगों को बताना है? इसके लिए क्या कोई आपका सोशल मीडिया सेल या कोई आप ऐसी टाइम टू टाइम गैदरिंग्स करते हैं कि कम से कम लोगों को बता सके कि कब कब उन्होंने पोलियो के ये कतरे पैदाइश के वक्त और कितने टाइम बाद अपने बच्चों को पिलानी है? बिल्कुल, इसका पूरा ये, क्योंकि देखें इरेडिकेशन एक आसान जॉब नहीं है। आज तक दुनिया से सिर्फ एक डिजीज़ इरेडिकेट हुई है। लोग बहुत सी बातें करते हैं, जी ये हो गया, ये करना नहीं चाहते, ये वो, इट्स नॉट दैट ईजी, वरना तो हम पता नहीं कितनी कर लेते हैं। ठीक है, जो पूरा हमारा सोशल मोबिलाइजेशन का, ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का जो प्लान बनता है, उसमें उस इलाके की यूनियन काउंसिल लेवल तक के नोटेबल्स को ऐड किया जाता है। मस्जिद के इमाम, स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स को इनकी पूरी लिस्टें बनाई जाती हैं। फिर कैंपेन से पहले जो हमारे दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ मस्जिद्स में अनाउंसमेंट कराई जाती है। एक्चुअली उन लोगों को ही मेंटली प्रिपेयर करना और तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज नॉर्मली हम शहरों में तो देखते हैं कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं काफ़ी हद तक। एग्जैक्टली। और तो अच्छा, ये भी एक बड़ी मज़े की बात है कि हमारे गाँव से इतनी रेजिस्टेंट नहीं आती। अच्छा, शहरों में हमें ज़्यादा रिफ्यूज़ल मिलता है। गांव वालों को अगर जाके आप समझाते हो ना कि देखें ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट LHW प्रोग्राम हमारा बहुत मेहनत से काम कर रही हैं, ठीक है, टीमें बहुत मेहनत से कर रही हैं, वो लोग इतना रेजिस्ट नहीं करते। अच्छा, ठीक है, ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रहा होता है आपके बड़े शहरों से। तो आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से बड़े शहरों में लोग जो हैं वो ये माइंडसेट रखते हैं। बल्कि आप लोगों को तो चीज़ें ज़्यादा समझनी चाहिए। आप सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह पर आप एक क्लिक करें और किस चीज़ की क्या अहमियत है आपको फ़ौरन पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, बार बार जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं ना, इस पर भी लोगों को एतराज़ होता है कि भाई अभी तो 1 महीना पहले पोलियो के कतरे पिलाए थे, क्या बार बार ये डोज देने से नुकसान है कोई? जी शुक्रिया, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने रेज़ किया। तो मैं अपने सुनने वालों को वजाहत के साथ ये बताना चाहूँगा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट का स्लोगन है कि हर बच्चा हर बार, 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चे, जो कि अभी डॉक्टर उजाला ने EPI वैक्सीनेशन शेड्यूल का जिक्र किया, उसके साथ साथ अगर बीच में साल में 1, 2, 3 मरतबा या इससे ज़्यादा मरतबा बाज़ दफ़ा सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन डे गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है उस एरियाज़ में जहाँ पे इधर एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आ जाए या 1 से 2 बच्चे पोलियो से शिकार मिल जाएं, तो वहाँ पे एडिशनल कतरों की एक मुहिम चलाई जाती है उस यूनियन काउंसिल में या उस डिस्ट्रिक्ट में। तो इन तमाम बच्चों की बेहतरी के लिए उस स्पेसिफिक जगह पे ज़्यादा खुराक दी जा रही है, उस स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा दी जा रही है, या अब ये जो मुहिम जिसमें तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ बच्चों को पंजाब भर में कतरे पिलाए जाएंगे। तो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह नियर इरेडिकेशन है। इस साल अभी तक सिर्फ 1 बच्चा रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान भर में, और वो भी पंजाब से नहीं हुआ। यानी पंजाब हम कह सकते हैं कि इन ऑलमोस्ट 9 महीनों में पोलियो फ्री है। चलिए जी, तो इसमें बहुत जरूरी है पूरा पाकिस्तान पोलियो। लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड ऑन के
जितने भी दफ़ा आप कतरे दें, मतलब अगर आज उसको कतरे मिले हैं और 10 दिन के बाद मिलते हैं, उसका नुकसान नहीं, Exactly. वो एक्सक्रीट हो जाएगा, बच्चे के स्टूल में कतरे निकल जाते हैं। चलिए जी, ये चीज़ तो वाजे हो गई है। डॉक्टर उजाला ने भी और डॉक्टर टीपू सुल्तान ने भी ये चीज़ वाजे कर दी है कि बार बार भी अगर आप अपने बच्चों को कतरे पिला रहे हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं। एक और सवाल मेरे ज़हन में बहुत अहम है, हम लोगों को कहा जा रहा है कि जी अगर आपने कोविड वैक्सीन लगवानी है तो आपने ये देखना है कि जी आपको बुखार ना हो, पहले से आपको नज़ला ज़ुकाम ना हो, थोड़ा सा वेट करना है। पोलियो के कतरे पिलाते हुए भी क्या ये चीज़ों का ध्यान रखना है? इस पर बात करनी है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है पोलियो की, इसकी अहमियत क्या है, आपके बच्चों के लिए पोलियो के कतरे किस कदर ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये कहा गया कि अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है तो आपने कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी। पोलियो के कतरे क्या हर सूरत आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं या कहीं पर भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो तो आपको वेट करना चाहिए? आई थिंक इसमें मैं अपने सुनने वालों को ये बताऊंगा कि जो मामूली नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार या बाज़ दफ़ा बच्चे 2 से 4 लूज़ मोशन कर देते हैं, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में पोलियो के कतरे पिलाने में कोई मामानत नहीं है। ताहम फिर भी अगर आपके बच्चे को ज़्यादा तेज़ बुखार है, ज़्यादा उसकी सांस की रफ्तार तेज़ है या ज़्यादा लूज़ मोशन का शिकार है, तो पहले अपने करीबी डॉक्टर से या करीबी बच्चों के डॉक्टर या हस्पताल में बच्चे का इलाज करके तो कुछ दिनों के बाद जो है वो पोलियो के कतरे पिला ज़रूर लेने चाहिए। ठीक है, ज़रूर पिला लेने चाहिए। उजाला साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी का ये इशू चल रहा है तो क्या टीमें जो पहुँचती हैं वो एक ही दफ़ा एक घर में जाती हैं कि उनकी दोबारा से ड्यूटी होती है कि अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो वो दोबारा वहाँ पर जा सकती हैं? वो बिल्कुल जाती हैं। जैसे टीम सुबह के टाइम में जाती है, अगर पेरेंट्स बताएं कि बच्चा बीमार है तो वो लिख लेते हैं। अव्वल तो माइनर एलिमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर शाम को दोबारा विज़िट करते हैं, फिर वो 3 दिन पूरे कैंपेन के बाद चौथे और 5वें दिन फिर विज़िट करते हैं। ठीक है, तो इतनी दिन में जो माइनर एलिमेंट्स हैं, फीवर, फ्लू और डायरिया, ये सब तो ठीक हो जाता है। तो इसलिए ये लाजमी है कि आप इनको बच्चों को कतरे पिला लें। अगर उसके बावजूद भी बच्चा मिस हो जाता है तो फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ले जाके उसको सेंटर पे कतरे पिलाएं। ठीक, क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए। वायरस इस वक्त जो वो आखिरी उस पे है, मतलब वो ढूंढ रहा है ऐसे बच्चों को जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है। तो वो अगर आपका बच्चा ऑलरेडी बीमार है, ऊपर से कतरे भी नहीं पिएगा, तो वायरस के लिए तो वो बहुत अच्छा टारगेट है ना। और वो वैसे भी हमने पास में देखा है कि वायरस उन बच्चों को ज़्यादा अटैक करता है जो नेचुरली कमज़ोर होते हैं या जिनकी मैल न्यूट्रिशन चल रही है, या खाना प्रॉपर नहीं खा रहे, वज़न कम है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, शहर के जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट हैं, हमारे बस अड्डे हैं, ये सब चीज़ें टारगेट की गई हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आप पूरे शहर में बड़ी ज़बरदस्त मुहिम चला रहे हैं तो बाहर से आने वाले बच्चे अगर ये वायरस का शिकार हो जाते हैं और हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि इन पॉइंट्स पर हमारी टीमें मौजूद नहीं होती, क्या ये पॉइंट्स भी टारगेट किए गए? सारे पॉइंट्स टारगेट किए जाते हैं, पूरा लिस्ट बनाई जाती है, हर पॉइंट पे टीमें बिठाई जाती हैं, वैक्सीन मौजूद होता है। और इसके अलावा भी इवन हमारे पास अब तो हमने इसका सिस्टम इतना साइंटिफिक कर लिया कि ऐप्स में अपलोड हो जाता है कि ये बच्चा इस जगह पे मिस हुआ है और उसको फिर हम ट्रैक करते हैं। अच्छा, मतलब लाहौर के अंदर के जो बच्चे हैं वो एक जगह का अगर एक यूनियन काउंसिल का मिस है तो वो दूसरे को फ़ोन करके पूछ रहा होता है कि यार तुम्हारे एरिया में तो मौजूद नहीं है। मतलब इस लिमिट पे जाके उनको कतरे पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी मैक्सिमम एफर्ट कर रही है। अब सारा का सारा सपोर्ट जो है वो हमारी कम्युनिटी से आना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, लोगों का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, डॉक्टर उजाला से भी, ड्रॉप्स और इंजेक्शन की सूरत में भी ये दोनों चीज़ें अवेलेबल थी। अब लोगों का माइंड सेट है, पता नहीं इंजेक्शन लगवा दिया तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं तो शायद इसका ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के लोगों के लिए? बेसिकली इसमें जो एक चीज़ होती है उसको कहते हैं एडवोकेसी। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में महकमा सेहत हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा जो डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीमें हैं, जिसमें बच्चों के डॉक्टरों की तंजीम है पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, तो चूँकि हमारा बहुत सारा जो कह लें कि पेरीफ्री पे भी और लाहौर में भी बच्चों के फैमिलीज़ का, पेरेंट्स का एक्सपोजर है अपने फैमिली डॉक्टर के साथ, तो उसमें फैमिली डॉक्टर, फैमिली फिजिशियन, फैमिली चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसका बहुत अहम रोल होता है। तो इसमें इस सिलसिले में हमारी जो एनुअल कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार, सिम्पोजियस होते हैं, तो उनमें उन फैमिली प्रैक्टिशनर्स को, पीडियाट्रिशियंस को गाहे बगाहे आगाह कर दिया जाता है। पर्टिकुलरली जब से ये इंजेक्टेबल पोलियो वायरस का जो एक शॉट ऐड हुआ है
कतरों में ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली खासे अरसे से पिलाए जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं फिर एक बार वालिदैन को ये अपील भी करूँगा और गाइड भी करूँगा कि ये हम चूँकि नियर इरेडिकेशन है तो ये उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए एक एडिशनल शॉट का इजाफा किया है। कतरों की अपनी अफादियत है क्योंकि वो उस बच्चे के साथ साथ इर्द गिर्द के बच्चों को भी, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो हिफाजत प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इंजेक्शन जो है वो एक फाइनल शॉट है कि बच्चा मुकम्मल तौर पे ताहयात इस वायरस से महफूज हो जाए। सही, तो ये बहुत अच्छी चीज़ डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर उजाला, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमने क्योंकि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं, उनको इस चीज़ पे कन्विंस करना है कि उन्होंने अपने बच्चों को कतरे पिलाने ही पिलाने हैं। अब पोलियो के कतरे पिलाने के लिए टीम गई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बड़े क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने इसको एग्जैक्ट टेम्परेचर जो है उसमें रखा है या नहीं रखा। आपने अपनी पोलियो टीमों की क्या मुकम्मल तैयारी कराई होती है कि उन्होंने वैक्सीन को किस तरह से रखना है, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि आया वो वैक्सीन को ठीक तरीके से सेफ रख रहे हैं? एग्जैक्टली ये एक पूरा सिस्टम है। हम कैंपेन से 15 दिन पहले टीमों की तैयारी स्टार्ट करा देते हैं और ये हर दफ़ा करते हैं। हालांकि वो ट्रेन मेंबर्स ही होते हैं, लेकिन दोबारा ताकि हमारा कोई गैप ना रह जाए। हर टीम के पास अपना एक आइस बॉक्स कैरियर होता है। ब्लू रंग के डब्बे भी हैं, ग्रे के भी हैं, रेड के भी हैं। उन डब्बों के अंदर 4 बर्फ़ के पैक्स रखे होते हैं जो पहले से हमने फ्रीज़ किए होते हैं। उनके अंदर ये वैक्सीन रखा जाता है। ठीक, उसके बाद इस वैक्सीन के ऊपर एक दायरा बना होता है जिसके अंदर एक स्क्वायर होता है, वो VVM कहलाता है, यानी हम उससे पता लग जाता है कि वैक्सीन ख़राब हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये टीम को समझाया गया होता है। हर टीम के ऊपर एरिया इंचार्ज लगा होता है। एक एरिया इंचार्ज के पास 3 से 4 टीमें हैं, कुछ जगह पे शायद ज़्यादा भी हैं। उनके ऊपर एक UCMO होता है, यूनियन काउंसिल लेवल पे। उसके अलावा पूरी डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे मॉनिटर्स भेजे जाते हैं जो इन टीमों को डिफरेंट जगहों पे और ख़ास तौर पे जो हमारे हाई रिस्क इलाके हैं वहाँ पे तो लाजमी भेजे जाते हैं कि इनकी वर्किंग को चेक किया जाता है। गिन के वॉयल्स दी जाती हैं, गिन के वापस ली जाती हैं, आइस पैक चेक होते हैं, रिपीट चेक होते हैं, शाम को दोबारा चेक किए जाते हैं। तो हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं कि वैक्सीन जो है वो सही फ्रोज़न हालत में, मतलब उसके अंदर जमा हुआ नहीं होना चाहिए, सिर्फ बर्फ़ साइडों पे जो होती है वो फ्लश्ड होती है, वो इस्तेमाल करें ताकि वैक्सीन ख़राब ना हो। और धूप में भी नहीं पिलाते। वालिदैन के लिए भी ये है कि आपने छाँव में खड़े होकर पिलाना है और 2 कतरे ज़ुबान के ऊपर गिरने चाहिए और बर्फ़ उसके अंदर रखी होती है। सही, तो ये जी आपके ताउन से ही सब चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम चीज़, खुदा न खास्ता अगर किसी का बच्चा पोलियो का शिकार हो चुका है तो उसका इलाज क्या होता है और क्या उन बच्चों के लिए भी पोलियो के ये कतरे उतनी ही अफादियत रखते हैं? देखिए, उसमें अगर खुदा न खास्ता किसी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा पोलियो का शिकार हो जाए और वो अब मजूरी या जिसको कहते हैं कि उसके पट्ठों में कमज़ोरी आ जाती है, तो उसमें जो चिल्ड्रन हस्पताल का शोबा न्यूरोलॉजी और फिज़िकल मेडिसिन, ये 2 शोबे हैं जिनको हम कहेंगे कि ये दोनों शोबे मिल के ऐसे बच्चों का इलाज कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा ऑफ कोर्स एक लंबा, मुश्किल और मेहनत तलब काम है, ताहम जितने भी बच्चे इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल में आ रहे हैं उनका बड़ी कामयाबी के साथ इलाज किया जा रहा है। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि ये कैंपेन जो है वो कोविड के ज़माने में चल रही है। तो जैसे कि डॉक्टर उजाला ने बताया कि ट्रेनिंग की जा रही है, तो इन एडिशन टू द प्रीवियस ट्रेनिंग्स इसमें कोविड SOPs के हवाले से भी उन पोलियो टीमों की खसूसी तैयारी की गई है कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को भी बचाना है और बच्चों को और फैमिलीज को भी इसके साथ महफूज रखना है। जा रही हैं उनकी प्रैक्टिस का ये हिस्सा बनाई गई है कि उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर, ये चीजें उनको प्रोवाइड की जाती हैं। ऑल्दो इट्स डिफिकल्ट कि आपने सुबह से इतनी गर्मी में मास्क पहना है, लेकिन हमारी टीम्स पहनती हैं। और ये जो आपने सर से भी क्वेश्चन किया कि इलाज वैसे तो माजूरी ठीक नहीं होनी, हम सिर्फ अब जो माजूरी हो गई है उसके साथ उस बच्चे को कोई सपोर्टिव डिवाइस दे देते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे पोलियो के शिकार हैं उनके पाँव के ऊपर या टांग के ऊपर चढ़ाने के लिए जो भी अगर प्लास्टर लगना है वो एडिशनल, अगर जूता बनना है उनका तो वो पोलियो प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से बना के दिया जा रहा होता है। उसके अलावा इन बच्चों को स्कूलिंग के लिए इमदाद फराहम की जाती है, डिपेंडिंग कि उनका फालिज या माजूरी कितनी है, लेकिन माजूरी ने ठीक नहीं होना। सिर्फ हम तो जिंदगी भर के लिए साथ जुड़ गई है। डॉक्टर साहब, 5 साल की उम्र का बार बार जिक्र किया जाता है, सिर्फ 5 साल की उम्र तक ही आपको अपने बच्चों को ये कतरे पिलाने? जी, इसमें चूंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का पूरी दुनिया में, वैसे तो ये मैं जिस तरह हम पहले बता चुके हैं कि ये बीमारी बाकी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, ये सिर्फ इन्हीं 2 ममालिक में रह गई है।
तो हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कंसेंसस है कि हमें 5 साल तक के बच्चों को हर बार जब भी मुहिम चल रही हो और जो एक रूटीन का EPI वैक्सीन शेड्यूल चल रहा हो उसमें पिलाने चाहिए। उसके बाद अगर कभी कोई स्पेशल रिकमेंडेशन आए तो पिलाए जाएं, अदरवाइज 5 साल के बाद ये नहीं पिलाए जा रहे। सही। डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अगर आप मुल्क से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपने पोलियो के कतरे पीने हैं रिगार्डलेस ऑफ द एज ग्रुप। अच्छा, ठीक है। आप वो एक स्पेशल रिकमेंडेशन आ गई ना, हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, तो बिल्कुल वहाँ से एंटर नहीं होने दिया जाता जब तक आप वो Exactly. ड्रॉप्स नहीं पीते हैं। तो खैर ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी ज़िंदगियों से जुड़ी चीज़ें ही हैं जो कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि हम माजूरी की बात कर रहे हैं और ये सारी ज़िंदगी के लिए माजूरी फिर एक इंसान के साथ जुड़ जाती है, तो क्या ये 2 कतरे जो हैं इनकी अहमियत वाकई ऐसी है कि आपको पूरी ज़िंदगी की माजूरी से बचा लिया जाता है? और ये क्या पैदाइश के वक्त ही आपको ख़ास ख्याल रखना है इस चीज़ का? बेशक, हम तकरीबन पिछली 3 दहाइयों से पाकिस्तान में पोलियो के कतरों का प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं और जितने भी वहम या मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन कतरों के हवाले से अवाम में पाई जाती थी बातें, उनमें से कोई भी बात अभी तक सही साबित नहीं हुई। तो मैं एक बार फिर अपने वालिदैन से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर लोगों की किसी की बातों में आए बग़ैर हर बार अपने बच्चों को पैदाइश के फ़ौरन बाद से और उसके बाद जो रूटीन का एक वैक्सीन स्केड्यूल है उसके मुताबिक पिलाएं, और जब जब भी महकमा सेहत की जानिब से ये ख़ुसूसी दिन के दौरान कतरे पिलाए जा रहे हैं, ज़रूर पिलाना चाहिए। ज़रूर पिलाएं और इसको मिस ना करें। डॉक्टर का क्या मैसेज होगा देखने वालों? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि 1988 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तब बहुत सी मिथ्स अटैच थी जी कि कतरे पीने से इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चे नहीं होते। तो उन लोगों ने जिन्होंने कतरे पिए थे उनके भी अब 5-5, 6-6 बच्चे हैं। ठीक है, तो कतरे हर दफ़ा पिलाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये हलाल है। आपकी सारी मुस्लिम कंट्री से ऐसे ही ख़त्म हुआ है, सब ने पिला लिए हैं, सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं। तो मुश्किल टास्क है, लेकिन किसी भी कैंपेन में, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हो, आपके लोकल इलाके में हो रहा हो, हिफाजती टीकों के साथ लग रहा हो, हर दफ़ा कतरे पिलाएं, क्योंकि ज़िंदगी भर की माजूरी से आप बचा रहे हैं अपने बच्चे को। बिल्कुल, तो ये जी आज का मैसेज है। मैं अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर उजाला, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया लोगों की रहनुमाई के लिए और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं पोलियो के इन 2 कतरों को लेके कि किस तरह से नुकसान हो सकता है, ये चीज़ें हम खुद ब खुद जो है एज्यूम कर लेते हैं। आई होप कि वो तमाम चीज़ें आपके माइंड में अब क्लियर हो गई होंगी। ये 5 रोज़ा मुहिम है, जैसे ही टीम आपके गेट पे आए ज़रूर उनके साथ ताउन कीजिए, अच्छे तरीके से पेश आइए, क्योंकि ये लोग गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप, छाँव हर तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त करके आप लोगों के लिए बाहर निकल के जो है अपना काम कर रहे हैं। तो ज़रूर इनके साथ ताउन कीजिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी को महफूज बनाएं और पोलियो फ्री पाकिस्तान में आप भी अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप लोगों का। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्टपेड नेटवर्क कौन सा है? नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ जी, जैज़ गोल्ड ज़बरदस्त है, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्टपेड नेटवर्क है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पोस्टपेड जैज़ गोल्ड, और जैज़ गोल्ड है पोस्टपेड। अगर आप भी बार बार स्क्रैच कार्ड लोड कर करके थक गए हैं, वाकई ये बहुत मुश्किल काम होता है कि जी बार बार आप कार्ड को स्क्रैच कर रहे हैं फिर लोड कर रहे हैं, तो आप इससे जान छुड़वाइए और अभी अपना जो अकाउंट है, अपना जो नेटवर्क है, उसको जैज़ गोल्ड पे स्विच कर लें और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लें। और यकीन माने आपकी जान छूट जाएगी कि आपको बार बार जो है कार्ड स्क्रैच करना पड़ा है और लोड करना पड़ा है। जैज़ गोल्ड आपके लिए लाया है बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज। ये ज़बरदस्त पैकेज क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इस ज़बरदस्त पैकेज का नाम है जी 699 गोल्ड 699। एक ऐसा पैकेज है जो आपके लिए बेशुमार डेटा, फ्री SMS और ऑल नेट मिनट एंड SMS वो भी जो है वो एक ही साथ इस पैकेज में लेकर आया है, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। तो जैज़ गोल्ड पर अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो अभी अपनी करीबी फ्रेंचाइज आप जा सकते हैं, करीबी सेंटर जा सकते हैं और अपने नेटवर्क को स्विच कर सकते हैं जैज़ गोल्ड पर। और ये ज़बरदस्त 699 पैकेज जो है इसका फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं।
तो ये था जी ज़बरदस्त जैज़ गोल्ड पैकेज, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप अपने प्यारों के साथ हमेशा राब्ते में रह सकें। तो ये जी हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। अब आपने लेट नहीं करना और अपनी करीबी फ्रेंचाइज पर जाके अपने नेटवर्क को स्विच करना है जैज़ गोल्ड पर। हम आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल करते हैं और जान लेते हैं इस वक्त बाहर अच्छा खासा मौसम खुशगवार है, तो कैसे मिस करना है जी। हमने कोमल बाहर मौजूद है। कोमल, क्या सूरत हाल है? हवाएं चल रही हैं, बादल जो हैं वो शहर पर अपना बसेरा डाले हुए हैं, बारिश के इम्कानात हैं? अन्ना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज सुबह सवेरे से ही शहर के मौसम पर जो था वो स्याह बादल छाए हुए थे, लेकिन अब जो है शहर लाहौर से बादल जो हैं वो छट चुके हैं, छूमंतर हो गए हैं और सूरज मियां ने आंखें भी दिखाना शुरू कर दी है। लेकिन मौसम जो है अभी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार भी हो गया है, धूप जो है वो भी निकली है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया है और शहर इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बागों का रुख भी कर रहे हैं। और बारिश के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई तो की गई थी और जो कि सुबह हुई भी है और शाम के औकात में भी पेशगोई की जा रही है कि वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जो है शहर के बेशतर मकामात पर जारी रहने वाला है। और जबकि आइंदा 2 दिन के बारे में भी महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है कि बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शहर लाहौर में दाखिल रहेगा, जिसके बाद मौसम में मजीद बेहतरी, मौसम खुशगवार भी हो जाएगा। इस वक्त भी जो है वो सरसर सब्जा जो है वो ठंडी ठंडी हवाओं में झूमता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी दिलकश मंजर जो है वो देखने में आ रहे हैं। खुदा ताला की कुदरत के बेहतरीन नज़ारे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और जिंदा दिलाने लाहौरी हैं, शहर को, मौसम को एंजॉय करना खूब जानते हैं अपने अपने अंदाज में, तो वो खूब तरीके से एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं जी। ठीक है जी कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। और मुझे बाहर स्टूडियो से जो मंजर नज़र आ रहा था मुझे लग रहा था कि लेकिन कोमल ने कहा बादल तो छट चुके हैं, लेकिन मौसम इंतहाई खुशगवार है, हवाएं चल रही हैं और प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि जी बारिशें शहर में होंगी और मौसम खुशगवार होगा जी। तो खुशगवार मौसम के साथ साथ आज एक और चीज़ बहुत स्पेशल है, वो मैं आपको बताती चलूँ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपनी 33वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, सिटी ATN टीम की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात उनके लिए। बिलावल भुट्टो 21 नवंबर 1988 को कराची में पैदा हुए। पीपल्स पार्टी आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीबात का इनेकाद भी कर रही है। तो बहुत सारी दुआएं हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं, इस तरह की ढेरों सालगिरह वो मनाएं और इसी तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाते रहें। मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मैंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, मैंने इस हर पाकिस्तानी की जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है, मुझे माफ कीजिए। अब हम सब मिलकर जी। तो एक बार फिर से हम बिलावल भुट्टो को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे जी। उनकी सालगिरह है आज और बहुत सारे जयालों के साथ साथ इनके फैंस भी जो हैं इनको सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास है जी मोबाइल रेट्स। अगर आपने मोबाइल ख़रीदना है, सैमसंग के आज डिफरेंट हमारे पास मोबाइल हैं और सैमसंग A02 मोबाइल है। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो जी इसकी प्राइस है 16,999 रुपये। नेक्स्ट मोबाइल है सैमसंग A10 मोबाइल, 27,999 रुपये में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। J7 Pro सैमसंग मोबाइल है और इसकी कीमत है 28,999 रुपये। और इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है सैमसंग J7 स्टार मोबाइल। इसकी प्राइस क्या है जी? 29,999 रुपये। जी तो ये थे जी हमारे पास मोबाइल रेट जो कि आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि आप बचत कैसे कर सकते हैं अपने सेगमेंट बचत बाजार में। कौन कौन से ब्रांड ऐसे हैं जहां पर ऑफ लगी है, आप जा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। पहला ब्रांड मोनाक, और यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर अप टू 25% ऑफ होगी।
है जी भीश्री पे अगर आप जा रहे हैं तो अप टू 30% ऑफ है। और इसके बाद जी वर्दा पे अगर आप जाएंगे अप टू 40% ऑफ है। गुल अहमद पे अगर आप जा रहे हैं तो गुल अहमद पर भी अप टू 70% ऑफ है। तो ये वो ब्रांड्स हैं जहां पर ऑफ लगी है, जहां पर आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि सेल्स लगी हैं और यहाँ पर आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अभी जी मैं आपको बताती चलूँ प्रोग्राम के इस हिस्से में कि कसूर की अल्लाह वसाई फिल्मी दुनिया की मलकाए तरन्नुम नूरजहां, गुलकारा नूरजहां जिंदा होती तो आज 95वीं सालगिरह वो अपनी मनाती। आपको बताएं ग्लैमर की दुनिया से लेकर जंग के महाज तक नूरजहां ने सबको अपनी आवाज़ों के शहर में जकड़ रखा। मलकाए तरन्नुम नूरजहां की आज सालगिरह है तो उनको भी जी हम सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं और बहुत सारी दुआएं उनके लिए हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम भी अता फरमाए। तरन्नुम नूरजहां ना सिर्फ अपनी आवाज़ की वजह से अपना एक मुनफरिद मकाम रखती हैं बल्कि मैडम का जो स्टाइल था और बहुत सारे लोग इनके स्टाइल को, इनके मेकअप को उस टाइम में कॉपी भी करते थे। और साड़ियाँ जो मलकाए तरन्नुम नूरजहां साहिबा ने पहन ली हैं वो तो बहुत सारे लोगों के लिए कोशिश रहती थी कि मैडम की तरह की जो साड़ियाँ हैं वो, तो ये एक मुनफरिद स्टाइल, मुनफरिद उनका अंदाज़ और ख़ूबसूरत आवाज़ उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा रही हैं। और आई मस्ट से कि बहुत कम लोग जो हैं वो इस तरह से मुख्तलिफ और मुनफरिद पर्सनालिटी रखते हैं। तो मलकाए तरन्नुम नूरजहां को जहाँ पर हम मुबारकबाद दे रहे हैं सालगिरह की, वहाँ पर चूँकि वो अपने मद्दाहों से बिछड़ चुकी हैं तो बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, बहुत सारी दुआएं जो हैं उनके लिए हैं जी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन का आगाज़, सुबह का आगाज़ खुशगवार मौसम से हुआ और कुछ इलाकों में तो बारिश भी हुई। जिन इलाकों में बारिश हुई वहाँ मूसलाधार बारिश हुई और कुछ इलाकों में तो हम देख रहे हैं कि जी अभी बारिश का पानी भी मौजूद है। ऑल्दो अभी इस वक्त बाहर मौसम खुशगवार है, कुछ इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन नकासियाब की सूरत हाल क्या है? चूँकि वासा की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जी जैसे ही बारिश होती है उनकी टीमें अलर्ट हो जाती हैं। तो कितनी अलर्ट होती हैं ये मनाजिर आपके साथ शेयर तो कर ही रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी मौजूद है, टीमें वहाँ पर नहीं, और पानी के साथ साथ आप देख रहे हैं जी कचरा इस पानी में शामिल है जिसकी वजह से सीवरेज ब्लॉक हो जाता है और पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारे रिपोर्टर इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं नकासी आपकी सूरत हाल। जी बताइएगा। होने वाली चंद मिनटों की बारिश ने जल थल एक कर दिया और शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जो कि नशेबी हैं, वहाँ पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से मैं इस वक्त जीटी रोड से मुलिका भगवानपुरे के इलाके में सुरैया जबीन पार्क के करीबी जो इलाका यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1-1 फुट पानी जमा है जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए। और इसकी बड़ी और बुनियादी वजह यही बताई जा रही है कि जो सीवरेज पाइपलाइंस हैं उनकी सफाई का अमल जो है उसको बर वक्त जो है नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से पानी जमा होना यहाँ पर मामूल बन चुका है। और चंद मिनटों की बारिश से ही यहाँ पर 1-2 फुट पानी जमा हो जाता है जिसकी वजह से ना सिर्फ शहरियों बल्कि मुसाफिरों को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं कि यहीं पर जो लोग हैं एक तो अपने घरों में मसरूर है और जो यहाँ से मुसाफिर गुजर हैं और ख़ुद तौर पर जो पैदल जाने वाले हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। और उनकी जो मुतलका इंतज़ामिया है उससे यही अपील है कि इस मसले का जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकाला जाए ताकि यहाँ पर जब बारिश हो तो उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, भगवानपुरा के इलाके के क्या सिचुएशन है आप देख सकते हैं। और अभी शहर में हम ये नहीं कह रहे कि हर इलाके में बारिश हुई है, ये कुछ इलाकों में बारिश हुई है। तो आई डोंट थिंक सो कि वासा के लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि इन कुछ इलाकों में जाकर निकासी आपको मुमकिन बनाए। तो वासा के दावे किस कदर बढ़ेंगे? रिहायशी इलाका था, लोगों के घर हैं, अब कैसे लोग अपने घरों से बाहर निकलें, कैसे अपने कारोबारों को जाएं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आपने देखा कि यहाँ पर पानी तो है ही, निकासी आपके तो नाक़िस इंतजामात हैं, LWMC की कारकर्दगी भी यहाँ पर सिफर नज़र आ रही है। कूड़ा इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से सीवरेज ब्लॉक हो चुके हैं और पानी नहीं निकल पा रहा। तो LWMC हो, वासा हो, इन लोगों का काम लोगों को फैसिलिटेट करना है। और मुख्तलिफ इलाकों में, कम इलाकों में बारिश होकर अगर ये कारकर्दगी रहेगी तो पूरे शहर में अगर बारिश हो जाती है तो कितना बड़ा चैलेंज
वासा के लिए बन जाता है, आप खुद ही समझ सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।